नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामले में अब अमेरिका के बाद दूसरे देशों ने भी टांग अड़ानी शुरू कर दी है। अब ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने दावा किया है कि उनके देश ने अमेरिका के साथ मिलकर भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में मध्यस्थता की है। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातचीत में एर्दोआन ने कहा कि कश्मीर मुद्दे को हल करने में मदद के लिए तुर्की तैयार है। इस बीच हिंदुस्तान का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कई देशों के दौरे के लिए तैयार हो गया है और हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान ने भी ऐसी ही तैयारी की है। हिंदुस्तान के नकल करता पाकिस्तान, इस मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुस्तान का एक्शन, प्लास्टिक और रेडीमेड कपड़ों के इंपोर्ट पर लगाया बैन। संकट में अमेरिका की अर्थव्यवस्था, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने घटाई अमेरिका की रैंकिंग, AAA से घटाकर किया AA1। गजा को फिर से बसाने के लिए एकजुट हुए अरब देश, अमेरिका के प्लान का किया विरोध। अमेरिका 10 लाख फिलिस्तीनियों को परमानेंट भेजना चाहता है लीबिया। और चलते चलते में देखेंगे बिना पायलट के उड़ता रहा विमान, यात्रियों की अटकी रही जान। इन सभी खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन एक नजर पहले हेडलाइंस पर। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज से टकराया मैक्सिकन नौसेना जहाज, 19 लोग घायल, 2 की गई जान। जहाज पर सवार थे 250 से ज्यादा लोग। पुतिन ज़ेलेंस्की से फोन पर बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए डालेंगे दबाव। रियलिटी शो विनर को अमेरिकी नागरिकता देंगे ट्रंप, प्रवासियों को गोल्ड माइनिंग, रिवर राफ्टिंग जैसे मिलेंगे टास्क। नए पोप लियो 14 का शपथ ग्रहण समारोह, दुनिया भर से कई नेता पहुंचे वेटिकन, हजारों लोग शामिल। भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल सीजफायर है। 6 और 7 मई की आधी रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के न केवल आतंकी अड्डों को खत्म कर दिया था, बल्कि 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। भारत की ये कार्रवाई पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ थी, वहां के सैन्य या नागरिक प्रतिष्ठान के खिलाफ नहीं। फिर भी पाकिस्तान ने भारत पर हमला करके कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाक की भेजी मिसाइलों को तो भारत की रक्षा प्रणाली ने ध्वस्त कर दिया, लेकिन फिर भी कई सैनिक शहीद हुए और कई मासूम नागरिक भी पाक के हमलों में मारे गए। इधर ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान घुटनों पर आ ही रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड की बात करके उन्होंने दोनों देशों में सीज फायर करा दिया है और अब अमेरिका कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता करने को तैयार है। अमेरिका का ये बयान सीधे तौर पर पाकिस्तान की चालाकी को दिखा रहा है, क्योंकि पाक शुरू से कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। अमेरिका के बाद अब तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन ने भी कश्मीर के मुद्दे पर अपनी टांग अड़ाई है। एर्दोआन ने 17 मई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की और इस दौरान कश्मीर मामले में मध्यस्थ बनने की इच्छा जताई। एर्दोआन ने कहा कि हमने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ कश्मीर मुद्दे पर व्यापक बातचीत की और सहायता के तरीके तलाशे। मुद्दों पर संतुलित दृष्टिकोण दोनों पक्षों को समाधान के करीब ला सकता है और नए सिरे से तनाव को रोकने में मदद कर सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों पड़ोसी देश बातचीत की मेज पर आएं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि वार्ता और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए केवल 2 मुद्दे बचे हैं, आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत को वापस करना। आपको बता दें कि तुर्की ने इस बार के संघर्ष में खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है, जिसकी वजह से भारत में तुर्की के साथ सारे व्यापारिक वाणिज्यिक संबंध खत्म किए जा रहे हैं। लेकिन तुर्की फिर पाकिस्तान का साथ देने आगे आया है। वहीं ब्रिटेन का रुख भी पाक समर्थित दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने दावा किया है कि उनके देश ने अमेरिका के साथ मिलकर भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में मध्यस्थता की थी। वो पहले विदेशी नेता हैं जिन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का दौरा किया है। शनिवार को पाकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे डेविड लेमी ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष विराम को बनाए रखा जाना चाहिए। एक वीडियो बयान में लेमी ने कहा कि हमारे देशों के बीच गहरे संबंधों के कारण ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ आतंकवाद का मुकाबला करने और ये सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए दृढ़ संकल्प है कि ये शांति बनी रहे। बता दें कि इस दौरे से कुछ दिन पहले लेमी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि ब्रिटेन स्थायी संघर्ष विराम को वास्तविकता बनाने के लिए दोनों पक्षों के साथ काम करने को तैयार है, तो कश्मीर के मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिश कर भारत के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। ये इन बयानों से पता चलता है। वहीं भारत अब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में भेजने के लिए तैयार है।
इन दलों के सदस्य दुनिया के देशों को बताएंगे कि भारत चरमपंथ का शिकार है और चरमपंथ के खिलाफ उसकी कार्रवाई किस तरह न्यायोचित है। भारत के इस कदम के बाद अब पाकिस्तान ने भी अपना प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने का फैसला किया है। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को इसके लिए चुना है। एक्स अकाउंट पर भुट्टो ने लिखा कि पीएम ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की शांति के लिए मामला पेश करने के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करूं। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं और चुनौतीपूर्ण समय में पाकिस्तान की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। और अब बात बांग्लादेश की। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ। मोहम्मद यूनुस के हाथ में देश की कमान आ गई और उसके बाद से ही हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते जो पहले बेहद अच्छे थे वो अब खराब होते चले गए। हिंदुस्तान की तरफ से तो लगातार कोशिश की गई कि रिश्ते बेहतर बने रहें, लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार इन रिश्तों को बिगाड़ती ही चली गई। यूनुस सरकार के मंत्रियों के बयान हो या फिर खुद मोहम्मद यूनुस के फैसले हिंदुस्तान को लगातार नाराज करते रहे। यूनुस ने तो यहां तक कह दिया कि पूर्वोत्तर हिंदुस्तान के 7 राज्यों को अलग किया जा सकता है। पाकिस्तान, चीन और तुर्की के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने की कोशिशें तेज की गई, जिसके बाद अब हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। अब हिंदुस्तान ने बांग्लादेश से सड़क मार्ग के जरिए होने वाले आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने एक अधिसूचना जारी कर साफ किया है कि बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स जैसे कई उत्पाद अब केवल मुंबई और कोलकाता बंदरगाहों के जरिए ही इंपोर्ट किए जा सकेंगे। ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि बांग्लादेश से हिंदुस्तान को हर साल लगभग $700 मिलियन का RMG निर्यात होता है, जिसमें से 93% माल सड़क मार्ग के जरिए आता था। इसके अलावा हिंदुस्तान ने पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल की 11 सीमा चौकियों पर कई बांग्लादेशी वस्तुओं के इंपोर्ट पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इस रोक से जो प्रोडक्ट प्रभावित होंगे उसमें रेडीमेड गारमेंट्स, मेलामाइन और प्लास्टिक उत्पाद, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और जूस, PVC उत्पाद, लकड़ी का फर्नीचर, फलों के स्वाद वाले पेय, बेकरी और कन्फेक्शनरी उत्पाद, कपास से संबंधित अपशिष्ट वस्तुएं शामिल हैं। हालांकि कुछ जरूरी सामान जैसे मछली, LPG, खाद्य तेल और क्रश्ड स्टोन को इस रोक से बाहर रखा गया है। हिंदुस्तान ने यह भी साफ किया है कि ये प्रतिबंध नेपाल और भूटान को भेजे जाने वाले बांग्लादेशी सामान पर लागू नहीं होगा। हिंदुस्तान के इस फैसले से बांग्लादेश को जबरदस्त नुकसान होना तय माना जा रहा है। अब देखना यह है कि यूनुस सरकार इस संकट से कैसे उबरती है और क्या दोनों देश अपने रिश्ते को फिर से पटरी पर ला पाते हैं। और अब बात अमेरिका की। अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है, लेकिन ये मुल्क अब अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उस पर दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जा भी है। कर्जा इतना कि ये भी कहा जा सकता है कि वो सिर से लेकर पैर तक कर्ज में डूबा हुआ है। और इस बढ़ते कर्ज के चलते वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अमेरिका की टॉप क्रेडिट रेटिंग को AAA से घटाकर AA1 कर दिया। यानी मूडीज ने साफ साफ कह दिया है कि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका की हालत खस्ता होना शुरू हो गई है। ट्रंप जो दुनिया भर के देशों को टैरिफ की धमकी देकर अमेरिका के हक में समझौते करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था में तेजी आई, लेकिन उनकी कोशिश का उल्टा ही असर दिखाई दे रहा है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है देश पर बढ़ता कर्ज। सरकार कर्ज को नियंत्रित करने में नाकाम साबित हुई है। अमेरिका के लिए राहत की बात बस इतनी है कि डॉलर की ग्लोबल रिजर्व मुद्रा की स्थिति अब भी सबसे मजबूत है, लेकिन तेजी से बढ़ता बजट घाटा और रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स के बीच नीतिगत मतभेद आगे चलकर अमेरिका के लिए बड़े संकट का कारण बनने वाला है। मूडीज से पहले स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यानी S&P ने 2011 और फिच ने 2023 में अमेरिका की रेटिंग में कटौती की थी। मूडीज तीसरी बड़ी एजेंसी है जिसने ये कदम उठाया। एजेंसी ने चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो 2035 तक अमेरिका का बजट घाटा मौजूदा 6.4% से घटकर 9% तक पहुंच सकता है। मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 की अपनी टैक्स नीति को आगे बढ़ाया तो 2035 तक अमेरिका के कर्ज में $4 लाख करोड़ और जुड़ जाएंगे। रिपब्लिकन टैक्स में कटौती के पक्ष में है, जबकि डेमोक्रेट्स खर्चों में कमी को तैयार नहीं है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका को कर्ज पर ज्यादा ब्याज देना होगा, जिससे सरकारी खर्च पर दबाव बढ़ेगा। इसका असर वैश्विक निवेश माहौल और शेयर बाजारों पर भी पड़ सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश कैसे इन चुनौतियों से निपटेगा।
और अब बात करते हैं अगली खबर की। शनिवार 17 मई को इराक की राजधानी बगदाद में अरब लीग का वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ, जहां अरब नेताओं ने गजा पट्टी में इजराइल हमास युद्ध को रोकने और युद्ध के बाद क्षेत्र को फिर से बसाने के लिए रजामंदी जताई। इस सम्मेलन में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस जैसे दिग्गज शामिल हुए। गुतारेस ने गजा में इजरायली बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता की तत्काल जरूरत पर जोर दिया। साथ ही फिलिस्तीनियों के किसी भी तरह के जबरन विस्थापन को खारिज किया। सम्मेलन में नेताओं ने मार्च में काहिरा में हुई बैठक का समर्थन दोहराया, जिसमें गजा के 20 लाख लोगों को बिना विस्थापित किए पुनर्निर्माण की योजना बनाई गई थी। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने गजा में इजरायली हमलों को नरसंहार करार देते हुए फौरन मदद पहुंचाने की मांग की। उन्होंने क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए $1 अरब के ट्रेजरी का ऐलान किया, जिसमें इराक, गजा और लेबनान के लिए $2-2 करोड़ देगा। वहीं मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने बताया कि कतर और अमेरिका के साथ मिलकर युद्ध विराम के लिए बातचीत चल रही है, जिसके नतीजतन एक अमेरिकी इजरायली बंधक रिहा हुआ। मिस्र युद्ध रुकने पर गजा के पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की योजना बना रहा है। फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास से गजा का कंट्रोल फलस्तीनी प्राधिकरण को सौंपने की अपील की, लेकिन हमास ने 2007 से गजा पर कब्जा जमाए रखा है। सम्मेलन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दौरे का साया रहा, जहां युद्ध विराम पर कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप ने सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात कर प्रतिबंध हटाने का वादा किया। दूसरी तरफ एक और खबर ने सबको हैरान कर दिया। NBC न्यूज के मुताबिक ट्रंप प्रशासन गजा के करीब 10 लाख फलस्तीनियों को लीबिया में बसाने की योजना बना रहा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका और लीबिया के बीच इसकी बातचीत चल रही है। बदले में अमेरिका लीबिया को अरबों डॉलर की मदद देगा, जो सालों से रुकी हुई है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने इन खबरों को झूठ बताया और कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है। दरअसल लीबिया में 2011 के बाद से अस्थिरता है, 2 अलग अलग सरकारें चल रही हैं और हालात काफी जटिल हैं। अब देखा जाए तो बगदाद समिट से गजा में शांति और पुनर्निर्माण की उम्मीद जगी है, लेकिन इजराइल के हमले और हमास के साथ तनाव इसे मुश्किल बना रहे हैं। अगर अमेरिका का लीबिया प्लान सच हुआ तो ये गजा के लिए बड़ा बदलाव होगा। अब गजा का भविष्य क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे आसमान में बिना पायलट के उड़ते प्लेन की। हवाई यात्रा आमतौर पर सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन इसमें कभी कभी तकनीकी दिक्कतें या अचानक आई परेशानियां भी हो सकती हैं। आपने तमाम ऐसी कहानियां सुनी होंगी कि बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही थी, लेकिन जरा सोचिए, आप 36,000 फीट की ऊंचाई पर विमान में बैठे हैं और अचानक कॉकपिट में मौजूद इकलौता पायलट बेहोश हो जाए। ना कोई कंट्रोल, ना कोई इंसान, सिर्फ मशीन। तो उस वक्त आपके जहन में क्या आएगा? लेकिन हम आपको एक ऐसी ही खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जर्मनी से स्पेन जा रहे लुफ्थांसा के एक विमान में कुछ ऐसा ही हुआ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और अब इसका खुलासा हुआ है। लुफ्थांसा एयरलाइंस की फ्लाइट LH1790 जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से स्पेन के सेविले जा रही थी। एयरबस A321 विमान में 199 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। उड़ान के दौरान मुख्य पायलट वॉशरूम गए हुए थे, तभी को पायलट अचानक बेहोश हो गए। उस वक्त विमान पूरी तरह ऑटो पायलट मोड में चला गया और करीब 10 मिनट तक बिना किसी नियंत्रण के उड़ता रहा। पायलट ने लौटने के बाद कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। एयर होस्टेस ने इंटरकॉम के जरिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रही। आखिरकार पायलट ने आपातकालीन कोड का इस्तेमाल किया, जिससे दरवाजा अपने आप खुलना था। लेकिन इससे ठीक पहले बेहोश को पायलट ने किसी तरह अंदर से दरवाजा खोल दिया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। ये घटना पिछले साल 17 फरवरी 2024 की है, लेकिन इसका खुलासा अब जाकर हुआ है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। ये वाकई में किसी डरावनी फिल्म जैसा मंजर था, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।